हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनको प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज़ को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। कभी कभी हमें कुछ स्टेटमेंट बनते हैं, कभी कुछ नहीं बनते हैं, तो हम उनको कैसे टैकल करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू नंबर जो हमारा फर्स्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू दी विंटर सॉलिस्टिस। तो बात की गई है किसकी, एक तो विंटर सॉलिस्टिस की, और कहाँ पर, तो नदर्न हेमिस्फीयर में। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई सॉलिस्टिस कितने टाइप के, मतलब कौन सा सॉलिस्टिस होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन होती है तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो साउथ पोल है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो साउथ पोल है वहाँ पे 24 घंटे डार्कनेस रहेगी, या इट अकर्स ऑन 21 जून, यानी कि विंटर सॉलिस्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है। देन द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। साउथ पोल 24 आवर्स डार्कनेस में रहेगा या नॉर्थ पोल रहेगा, ये आपको देखना होगा। एंड नेक्स्ट है कि द सन इज एट एपीहीलियन। तो एक सिचुएशन होती है एपीहीलियन, उसकी कंडीशन बनती है क्या, जब विंटर सॉलिस्टिस हमें देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। सो एब्सोल्युटली आंसर आप लोगों को शायद निकल गया होगा इसका। सो द आंसर है सी, कि नॉर्थ पोल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा 24 आवर्स डार्कनेस अगर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कैसी कंडीशन है, विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन है, तो जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 24 घंटे अंधेरा रहेगा। अब यहाँ से इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि चार तरीके से जो हम यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो हमें दो सॉलिस्टिस देखने को मिलते हैं हर हेमिस्फीयर के अंदर। एंड 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक, रिवाइज कर लेंगे इसको। तो ये है विंटर सॉलिस्टिस की कंडीशन। हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हम बात करेंगे नदर्न हेमिस्फीयर की ही। तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस दिसंबर में होता है और समर सॉलिस्टिस जून में होता है। ठीक ना, ये दोनों कंडीशन आपकी कौन सी हैं, तो इक्विनॉक्स की हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटमन इक्विनॉक्स, यानी ये होता है सितंबर के महीने में 22 सितंबर, या कुछ बुक में आपको 23 सितंबर भी मिलेगा, बोथ आर राइट। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम कहें वर्नल इक्विनॉक्स, तो ये होता है मार्च में 21 से 22 मार्च, या 21 मार्च और 22 मार्च दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है, तो विंटर सॉलिस्टिस कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें सूरज की रोशनी बहुत दिखाई देगी, और नदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी कम होगी, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो डार्कनेस में रहेगा 24 घंटे। एंड दैट इज कॉल्ड एज, यू नो वेरी वेल, कि दिस इज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सन का हमें एपरेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में सूरज ज़्यादा चमकता है और दूसरी बार सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बन गया होगा। Now come to the question number 2 and it is related with the atmosphere, that means climatology का क्वेश्चन है। एंड एटमॉस्फेयर की जो इम्पोर्टेंट लेयर्स होती हैं उन पर क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाफट, बिकॉज स्टेटमेंट्स थोड़े से बड़े हैं, और उसके बाद इसको आंसर करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। तो डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। मैंने इस पर एक आपको वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब में, अगर आप वीडियोस में सर्च करेंगे तो आपको एटमॉस्फेयर के बारे में जो वीडियोस है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। जिन लोगों ने पहली बार ये सेशन देख रहे हैं एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो आराम से उसको देख सकते हैं। नाउ स्ट्रेटोस्फीयर एक लेयर है मीजोस्फीयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो बात तो सही है, यानी कि हमें सही वाले दिखाने हैं, यानी करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो ये वाला सही है। तो सेकंड जिसमें है वो सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, 3 और 4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 आ ही नहीं रहा है। नाउ एक नहीं आ रहा है ना, एक नहीं आ रहा है, हम अभी फर्स्ट देख रहे थे। ठीक है, नाउ इन मीजोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये भी बात सही है, यानी सेकंड ऑप्शन भी आना चाहिए। तो या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। नाउ लेट अस सी दी थर्ड ऑप्शन,
द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर, ये भी बिल्कुल बात सही है, यानी कि ये नहीं हो सकता, 1 2 3 हो सकता है या ऑल ऑफ दीज हो सकता है। नाउ ट्रोपोपॉज एक आपका एरिया होता है जो आइसोथर्मल जोन कहलाता है, ये भी बात सही है, आइसोथर्मल जोन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन हमें नहीं दिखता, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर क्या होता है, वेरी होने से, बढ़ने से या कम होने से रुक जाता है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। तो इसीलिए आंसर बन जाएगा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, एक क्विकली रिवीजन हम देख लेते हैं द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पर, और अगर डिटेल में आपको चाहिए तो आप उस यूट्यूब चैनल, मतलब जो हमारा यूट्यूब वीडियो है मेरा, उस पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कि नीचे वाली सबसे लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, एंड दैट लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी वेदरिंग एक्टिविटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमें पता है कि इक्वेटर पर इसकी हाइट ज़्यादा होती है, पोल्स पर इसकी हाइट कम होती है। लाइक एवरेज हाइट इन इक्वेटर आपकी है 16 किलोमीटर, वेयर एज ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट पोल्स पर देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास, है ना, और वेदरिंग एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए मानी जाती है बिकॉज ओजोन यहाँ पर मिल रही है, ओजोन की लेयर यहाँ पे मिलती है, एंड वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास में ओजोन की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है ना। उसके ऊपर आती है मीजोस्फियर, एंड देन उसके ऊपर थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। सो इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं डिफरेंट लेयर्स, आप डिटेल वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट से करते हैं। द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट इज, अब दिन और रात किस वजह से हो रहे हैं, पहला द अर्थ रोटेशन की वजह से, सेकेंड रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंड नेक्स्ट टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस और मून्स के रोटेशन की वजह से, यानी चंद्रमा के घूर्णन की वजह से, अर्थ के अपने एक्सिस पर झुके होने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से अपने एक्सिस पर, या सिंपल अर्थ के रोटेशन की वजह से। सो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने ही अक्ष पर घूमती है तब दिन और रात की संभावना देखी जाती है, यानी दिन और रात तभी होते हैं क्योंकि अर्थ का एक हिस्सा सूर्य के सामने आता है, फिर दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने आता है। इसी की वजह से हमारे यहाँ जब दिन होता है तो हम कहते हैं अमेरिका में रात होती है, हमारे यहाँ जब रात होती है तो उनके यहाँ पर दिन होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अपने ही अक्ष पर घूमने की वजह से। ठीक है, डिटेल इसका मैंने नहीं लिया है बिकॉज बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है फिनोमिना और यहाँ पे दिया है डेट। अब भी जस्ट हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें जो एक्सप्लेनेशन था उसी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डेट्स आपको ये चारों बहुत ज़रूरी है, याद करनी है ये चारों डेट्स के साथ साथ अभी आगे हम 2 डेट और देखेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस उस पर देखने को मिलते हैं। नाउ पहला कह रहे हैं समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमल इक्विनॉक्स, ये कब कब होते हैं। तो समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, समर होता है 21 जून को, विंटर होता है 22 दिसंबर को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ पर दिया नहीं है बट जनरली नदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बनाते हैं, क्योंकि इंडिया कहाँ ला रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। सो हम अपने अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं ना। वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमल इक्विनॉक्स अभी जस्ट बताया था 23 सितंबर को होता है ऑटमल, और वर्नल होता है 21 मार्च, 22 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी का 4, डी का 3, अब सी का 4, डी का 3, सो ये वाला आंसर आपका बन सकता है। समर सॉलिस्टिस होता है आपका ए का 1, तो सी का 4, डी का 3, ए का 1, सो द राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, आप लोग सभी निकाल पा रहे होंगे आई थिंक। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर एमसीक्यू कम प्रैक्टिस हो पाते हैं। बेटर होगा कि अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है उसके बाद ही एमसीक्यू अगर लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो अपने नॉलेज को, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, हमें किसी प्लेस की मैप पर सही लोकेशन बतानी है तो हमें किन 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द मैप, राइट। तो लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस केवल उसी से काम हो जाएगा, या लॉन्गिट्यूड से ही हो जाएगा,
या बोथ हमें चाहिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? तो हमें भाई दोनों चाहिए, लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए ना। व्हाट इज लैटिट्यूड? अक्षांश और देशांतर। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज लैटिट्यूड्स? तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को डिवाइड कर रही है हॉरिजॉन्टली, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है आपका इक्वेटर विच इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, आपका सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? तो द वर्टिकल लाइंस दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में कहें तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कुछ और बने हैं, जैसे 23.5 नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 आपका साउथ, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर वाला जो भी आपका अर्ध गोला है, ये आधा गोला है, इसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला जो आधा गोला है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। प्राइम मेरिडियन के ना, जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके इधर वाले हिस्से को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाले को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो किसी भी प्लेस को अगर फाइंड आउट करना है या बताना है मैप पर तो हमें दोनों की ज़रूरत होती है, लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए एंड लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन एग्जैक्टली फाइंड आउट द प्लेस की लोकेशन। राइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट, देन अगर जो इक्वेटोरियल प्लेन है अर्थ का, अगर वो इंक्लाइंड नहीं होता टू इट्स ऑर्बिट, हमने क्या देखा या हमें क्या पता है कि जो अर्थ का एक्सिस है इट इज़ इंक्लाइंड, है ना, किसके? ऑर्बिटल प्लेन के साथ में वो एंगल बनाता है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में अर्थ का एक्सिस जो है वो एंगल बनाता है। अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता तो क्या होता? देन क्या होता? ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी लॉन्गर, समर वुड बी वार्मर, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, विंटर वुड बी लॉन्गर, यानी कि दिन जो साल है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती, कह रहे हैं कि जो साल है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती। सेकेंड हमसे कह रहे हैं कि समर वुड बी वार्मर, समर ज़्यादा गर्म होती, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन्स का जो चेंज है वो हमें नहीं दिखाई देता, विंटर वुड बी लॉन्गर, विंटर लॉन्गर होती। देखिए तो क्या होता? सी, यानी कि देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन का चेंज नहीं होता। सीजन कब बदलता है हमारे यहाँ पर? जब सूरज हमारे यहाँ पे एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा चमकता है, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा चमकता है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का टिल्ट होने के कारण ही सूरज जो है वो, अगर हम इसके प्रीवियस वाला जो डायग्राम है उसमें देख करके मैं आपको समझा सकती हूँ, उसको देख लें अगर हम एक बार। देखिए दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक्सिस है, एंड एक्चुअल में दैट एक्सिस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट है कैसा? ऐसा झुका हुआ है अपने अक्ष पर। अब जब ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है तो उसकी वजह से सूरज की रोशनी एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ती है, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है और एक बार नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी रहती है। अब ये अगर स्ट्रेट होता तो सूरज की रोशनी बराबर पड़ती नदर्न हेमिस्फीयर में भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी, जिसकी वजह से ना वहाँ पर सर्दी होती ना वहाँ पर गर्मी होती, यानी कि एक बार सूरज की रोशनी कम, एक बार सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ती तो सीज़न नहीं बदलता। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ की टिल्ट है अर्थ। क्लियर है? आई थॉट कि बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which one of the following processes is not a part of long wave radiation? long wave radiation का कौन सा पार्ट नहीं है? नाउ ये अगेन आपका एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें हम देखते हैं कि देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है एंड हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस 3 तरीके से हो सकती है। इट इज़ थ्रू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन।
अब हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होती है, तो जो अर्थ की सरफेस है दिन के समय पे सूरज से बहुत सारी गर्मी ले लेती है और गर्मी लेने के बाद एकदम गर्म हो जाती है, एंड रात को जब सूरज चला जाता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी अर्थ से निकलती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कैसा नेचर होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, यानी कि उनकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा होती है। जब वेव लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये रेडिएशन अर्थ जो है वो एमिट करती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को जब तक नेक्स्ट डे सूरज नहीं आ जाता तब तक गर्म करके रखती है। ठीक है, इसीलिए रातों को हमें ठंड तो लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन का इनमें से कोई पार्ट नहीं है। सो स्कैटरिंग is not the part of long wave radiation. Scattering is the part of short wave radiation. Now what is short wave radiation? जब सन से अर्थ पर लाइट आ रही है, तो जब सन से लाइट आती है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, और वो क्रॉस करती है एटमॉस्फेयर को, सो एटमॉस्फेयर में अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, दैट इज डर्ट्स पार्टिकल हो सकते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनसे जब वो लाइट टकराती है या उन पर जब वो लाइट आके गिरती है, उससे टकराती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। सो स्कैटरिंग इज द फिनोमेना ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन. Why they are calling the short wave radiation? Because their wavelength is short, so the energy will be high, right? So it is the phenomena of scattering जो long wave radiation का part नहीं है, right? Now एक बार देख लेते हैं what is basically conduction, convection and radiation. So in this diagram you can easily see all the three phenomena of heat transfer के तीनों methods को आप देख सकते हैं, तीनों process को देख सकते हैं. फर्स्ट इज योर कंडक्शन. इन द कंडक्शन में जो भी हीट ट्रांसफ़र कर रही है बॉडी, एंड जिस बॉडी को हीट ट्रांसफ़र करी जा रही है, दिस शुड बी इन द कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए. जैसे बर्तन यहाँ पे रखा हुआ है और बर्तन का हैंडल अपने आप गर्म हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन. नाउ अनदर इज कन्वेक्शन. इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, जो हीट ट्रांसफ़र की कन्वेक्शन प्रोसेस है, उसमें बेसिकली क्या होता है, एक पार्टिकल हीट लेके ऊपर जाता है और ऊपर से ठंडा पार्टिकल नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. तो एक साइक्लिक आप कह सकते हैं रोटेशन मोशन होता है, साइक्लिक आप कह सकते हैं कि मोशन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन, जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है. फॉर एग्जाम्पल पतीले से भरा हुआ, मतलब पानी से भरे हुए पतीले रख देते हैं अगर गैस पर, तो पूरे पानी का गर्म हो जाना. अनदर इज रेडिएशन. जो भी रेडिएशन निकल रही है, यानी कि बॉडी बहुत तेज़ी से हीट हो गई है, कोई भी सब्सटेंस तेज़ी से हीट हो रहा है और वो रेडिएशन निकाल रहा है, दैट इज़ द रेडिएशन प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र की. फॉर एग्जांपल जो भी आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, दे आर एमिटिंग द रेडिएशन, और उससे जो हमें हीट मिल रही है, इट इज़ द रेडिएशन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, राइट. जैसे सोलर रेडिएशन, सन से हमें रेडिएशन आ रहे हैं और वो अपनी हीट हमें रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. तो पहले मैंने आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बताई थी. सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, देन उसके ऊपर मीजो, देन उसके बाद थर्मो, एक्सो, इस तरीके से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलती हैं. किस में आयन ज़्यादा होंगे? सो दैट इज़ योर स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर. सो दिस इज़ योर थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर के अंदर आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आपके. अगर हम देखें तो 4th नंबर की लेयर थर्मोस्फियर, यहाँ पर एक अलग से लेयर मिलती है, दैट इज़ आयनोस्फियर. बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सोस्फियर के अंदर आयंस नहीं होते हैं, बट द कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी हाई इन द थर्मोस्फियर की आयनोस्फियर लेयर में, राइट. ध्यान रखेंगे. नाउ द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन. अब दो और इम्पॉर्टेंट डेट हैं आपको जो ध्यान रखनी है. वन इज पेरीहीलियन, अनदर इज एपीहीलियन, एंड दीज टू डेट्स आर रिलेटेड विद द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ.
अर्थ क्योंकि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, सॉरी। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3 जनवरी को पास होगी, 4 जुलाई को पास होगी, 22 मार्च और 21 तो हो नहीं सकता सितंबर, क्योंकि 21 सितंबर भी इक्विनॉक्स है और 22 मार्च भी इक्विनॉक्स है। सो होगा तो इन दोनों में से ही एक, तो पास पास सर्दी में होते हैं तो इसीलिए 3 जनवरी। ठीक है, अब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, हमें पता है, और उसका जो पाथ है इट इज़ नॉट सर्कुलर, कैसा नहीं है, गोलाकार नहीं है, बल्कि कैसा है, इलिप्टिकल है ना। ये है सन और ये है आपका, ये है सन और ये है आपका अर्थ। ठीक है, अब अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, और पाथ सर्कुलर नहीं है, पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। सो इस कंडीशन में एक बार अर्थ सन के बहुत पास आ जाएगी और एक बार अर्थ के दूर होगी, सबसे ज़्यादा दूर होगी और सबसे ज़्यादा पास होगी। तो पास होगी जनवरी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन, है ना। और उस समय पर डिस्टेंस कितना रहेगा, तो डिस्टेंस विल बी अराउंड 91.4 मिलियन, इतना सॉरी 91 सॉरी डिस्टेंस होगा 147.1 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होगा। ठीक है, और अर्थ तक सन की जो लाइट है वो इतने मिनट में पहुंच जाएगी, क्योंकि क्या है, पास है। तो दूर होगी सबसे ज़्यादा जुलाई में, एपीहीलियन कितनी दूर होगी, इतने किलोमीटर 152, एंड इतने मिनट में उसकी जो लाइट है वो पहुंचेगी। ठीक, सो ये दो डेट्स और आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीहीलियन एंड पेरीहीलियन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपन्स इन इंडिया व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नाउ अब सूरज क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अभी जस्ट बताया था व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इक्वेटर से जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, तो जो लैटिट्यूड हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आंसर देख लें पहले इसका। Now high pressure develop over northwest India, low pressure develop over northwest India, no change in pressure occur over northwest India, temperature increases in northwest India। So simple है, क्या कह रहे हैं, सन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर वर्टिकली शाइन कर रहा है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, वहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे सन वर्टिकली शाइन करेगा, कहाँ शाइन कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, तो वहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इंडिया में तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। नो चेंज इन प्रेशर अकर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कैप्रिकॉन पे ज़्यादा चमक रहा है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर पे कोई तो फ़र्क पड़ेगा, और जब टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ेगा तो प्रेशर पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ कहाँ पे रहा है इस कंडीशन में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर बढ़ रहा है, मतलब इंडिया में तो कम हो रहा है, तो इंडिया में जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा। तो हाई प्रेशर देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सिंपल क्या कह रहे हैं कि सन वर्टिकली शाइन कर रहा है किसके ऊपर, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा चमक रहा है तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होएगा, सर्दी। जब सर्दी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सन शाइन कर रहा है, अगर यहाँ पर अभी तो शाइन कर रहा है आपका, कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा शाइन कर रहा है। अगर हम कहें सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा शाइन कर रहा होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बनेगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन। ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप आराम से, है ना, कि अगर सन शाइन कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ज़्यादा। देखो नदर्न हेमिस्फीयर में हम क्यों कह रहे हैं, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम में अच्छे से देखूं तो ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा, है ना। इतना बड़ा टुकड़ा नदर्न हेमिस्फीयर का इसमें आ रहा है लाइट में,
और सदर्न हेमिस्फीयर का इतना छोटा सा टुकड़ा आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 0 डिग्री है ना, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये जून सॉलिस्टिस यानी जून का महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर सॉलिस्टिस देखने को हमें मिल रहा है, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक बार इनको प्रैक्टिस करिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इसमें मैंने आपको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारे जो बताए हैं, इनको एक बार रिवाइज करिएगा। एक बार फिर से कुछ MCQs 5-7 लेकर के आपके साथ में आऊँगी, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।